हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अपनी जो क्लास 12th कैलिडोस्कोप जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसका पोइट्री सेक्शन। और कौन सी पोइट्री कवर करेंगे आज की वीडियो में? ट्रीज बाय एमिली डिकिंसन। ओके, तो बहुत ही शानदार वे में, बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन में आपको आज ये जो आपकी पोएम है बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ओके जी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए जी। हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कंपलसरी दोनों का ही जो डिटेल्ड सिलेबस अपने राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड का इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको दोनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, बहुत अच्छे से हम सिलेबस कवर कर रहे हैं हमारा। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद हम आपके जो डाउट्स पे बात करेंगे। हम आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट सेशंस लाऊंगा कि किस हिसाब से आपको एग्जाम में लिख कर आना है, बोर्ड से रिलेटेड जो न्यूज़ होगी वो बताएंगे। ओके, बाकी हम खूब सारी ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे वगैरह वगैरह सब चीज़ें। ओके, और टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको आपके इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कंपलसरी दोनों जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से करवा दूंगा। आप विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए जी, ठीक है। तो टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस, सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब और चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से सीक्वेंस में मिल जाएगा। डिटेल्ड है सारी चीज़ें, आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। चलो, ट्रीज। अब ट्रीज आप समझते हो, पेड़। देखो, एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइटेस थी। तो अब सुनो मेरी बात, ये जो ये जो पोइट है आपकी एमिली डिकिंसन, ये जो पोएम्स लिखती थी ना, बेसिकली उनके टाइटल्स नहीं होते थे। मीनिंग कि जो पोएम का फर्स्ट लाइन होती है ना, जैसे पोएम की फर्स्ट लाइन होती है उसी लाइन को इनकी पोएम्स का टाइटल मान लिया जाता है। अब जैसे इसका तो टाइटल दे दिया ट्रीज, बाकी इन्होंने टाइटल्स नहीं दिया अपनी पोएम में, ठीक है। तो जैसे कई जगह आप देखोगे तो ये जो पोएम है आपको फर्स्ट लाइन से मिलेगी, द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वेन, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। ओके, चलो थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लीजिए। 1830 में बॉर्न हुई, 1886 में इनकी डेथ हुई। अमेरिकन पोइटेस रही मॉडर्न लिटरेचर की, ठीक है। और देखो, क्रिश्चियन पोइट ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली, बहुत ही इंटेलिजेंट पोइटेस थी ये, ठीक है जी। देखो, हर आउटपुट इनके जो वर्क्स थे ना कितने थे। देखो, ये बताया जाता है कि 1789 पोएम्स इन्होंने लिखी। सोचो सोचो, इतनी सारी पोएम्स लिखी इन्होंने और पब्लिश्ड पोस्ट वर्क्स मसली। मीन्स क्या होता है, मतलब और कुछ कुछ वर्क्स इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए, ये चीजें हैं, ठीक है। देखो, इनकी राइटिंग में आपको, इनकी पोएम आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा, आपको कैपिटलाइजेशन और यूज ऑफ डैशेज मिलेंगे। खूब सारी मीनिंग्स का, खूब सारे वर्ड्स का इन्होंने कैपिटलाइजेशन कर रखा है। मतलब इन्होंने बड़े उनको कैपिटल वर्ड में लिखा है, सीधी सी बात। और डैशेज इनकी आप पोएम देखो, अपने बीच बीच में डैशेज लगा रखे ना खूब सारे। तो ये इनकी खासियत है, ये अपने पोएम्स में कैपिटलाइजेशन और यूज ऑफ डैशेज का यूज करती थी, ठीक है। हर पोएम्स मेजर थीम्स आर, इनकी पोएम्स की मेजर थीम क्या होती थी भाई, मेन थीम क्या होती थी? देखो, लव पर होती थी, डेथ होता था, डेथ पे इनकी थीम हो जाती थी, इमोर्टलिटी पे और स्पिरिचुअलिटी पे। ओके, इनकी मेजर थीम्स निकलती थी इनकी पोइट्री की। आपकी ये जो ट्रीज है, इसमें कौन सी, इसमें इन सब चीजों को छोड़ के इसमें थीम निकल रही है आपकी ब्यूटी ऑफ नेचर। क्योंकि आपकी जो पोइटेस है एमिली डिकिंसन, ये इस पोइट्री में आपको एक समर्स डे के बारे में बताएगी। मतलब गर्मियों के टाइम पे जो किस तरीके से सूरज आता है, किस तरीके से प्रकृति में मतलब चेंजेस होते हैं और किस तरीके से दिखती है अपनी नेचर, किस तरीके की दिखती है, समझ रहे हो। क्लाउड्स होते हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो नेचर पे बात करिए, ठीक है। पोइट ऑफ नेचर, इन्होंने नेचर पे भी खूब लिखा है, ठीक है। तो देखो, ये फेमस वर्क्स हैं इनके, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये पोएम है इनकी। होप इज द थिंग विद फेदर्स, ये दूसरी। और ये वाइल्ड नाइट्स और एक है आई एम नोबडी हु आर यू, इनके फेमस वर्क्स है, ठीक है जी। पोइट्री की बात बता दी, आपकी थीम निकलती इसकी ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता, ठीक है। देखो, 28 लाइन्स है, पोएम डिवाइडेड इनटू 7 क्वार्ट्रेंस। क्वार्ट्रेंस मतलब स्टेंजाज में, 7 स्टेंजाज में
आपकी जो पोइट्री है ये डिवाइडेड है, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑन ए समर्स डे। समर्स डे मतलब गर्मियों के टाइम पे एक आपकी जो पोइट्स इन्होंने ब्यूटी बताई है नेचर की। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपकी पोएम का। तो प्लीज कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा अटेंटिवली, जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, आप प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत इजी वे में जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही अच्छी पोइट्री है। चलो, तो ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्विंग। अब आप देखो, मैंने बताया कैपिटलाइजेशन और डैशेज का यूज। देखो ट्री टेसल्स में बड़ा है, ट्रीज बड़े हैं, मिनिएचर क्रिएचर बड़ा है, मतलब कि वर्ड्स जो फर्स्ट वर्ड होते थे अपनी पोइट्री में इनको कैपिटल लिखती थी। और देखो यूज ऑफ डैशेज का यूज कर रखा है ना, देखो ये कर रखे। तो इनकी राइटिंग स्टाइल थी, एक तरीके से लेखन शैली थी, ठीक है। चलो, द ट्रीज लाइक टैसल्स हिट एंड स्विंग। अब जो ट्रीज है ना जी, जो पेड़ है वो गर्मी के टाइम, देखो अब बैकग्राउंड समझ लो, गर्मी का टाइम है, जो पेड़ है जी वो क्या कर रहे हो, देखो हिट एंड स्विंग। वो देखो टेसल्स यानी क्या होता है, सुनो, टेसल्स यानी होता है, देखो लटकते, मतलब टेसल्स का मतलब लटकते आभूषणों की तरह लग रहे हैं, ठीक है। टेसल्स बेसिकली क्या होते हैं, देखो ग्रुप्स ऑफ थ्रेड्स, धागों के गुच्छों को कहा जाता है, ठीक है। मतलब कुछ किसी प्रकार का क्लॉथ है, उसको आप ऊपर से बांध देते हो और फिर उसको लटका देते हो ना, तो उसको कहते हैं टेसल्स, ठीक है, समझ गए। तो एक तरीके से आप लिख लीजिए धागाओं का गुच्छा। ट्रीज की जो ब्रांचेस है, जो शाखाएं हैं, आपके पेड़ की जो शाखाएं हैं जी भाई, वो कैसे लग रही, फैली हुई है, ओके, जैसे ग्रुप ऑफ थ्रेड्स होते हैं ना, उसी तरीके से लटक रही है, लटकता आभूषण होते हैं उस तरीके से। और हिट हो रही है, और स्वयं बार बार हिट हो रही है, एक दूसरे से हिट हो रही है और आवाज प्रोड्यूस कर रही है। पेड़ की शाखाएं लटकी हुई हैं, जैसे धागे लटके हुए होते हैं ना खूब सारे ग्रुप में, उस तरीके से, और बार बार हवा चल रही है तो हिट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। दे सीम टू राइज ए ट्यून, और लग रहा है कि एक ट्यून क्रिएट हो रही है, एक ट्यून राइज हो रही है, उत्पन्न हो रही है आवाज, ठीक है। फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स अकम्पनी द सन। मिनिएचर क्रिएचर्स क्या होते हैं, देखो मिनिएचर यानी छोटे छोटे क्रिएचर्स यानी जीव जंतु। तो छोटे छोटे जीव जंतु अकम्पनिंग द सन, जैसे ही सूर्य उगता है उसके साथ साथ छोटे छोटे जीव जंतु, मतलब जैसे कौन हो जाते हैं, जैसे कीट हो जाते हैं, जीवाणु वगैरह, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, आप लिख लीजिए स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है। जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ना जी, वो जैसे ही सूरज उगता है, उसी के साथ साथ वे भी क्या करते हैं, वे भी सूरज के साथ साथ ही उग जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, और क्या करते हैं, सीम्स टू राइज ए ट्यून, और ऐसा लगता है कि आवाज क्रिएट कर रहे हैं। तो किस किस चीज की आवाज हो रही है जी, सुबह सुबह सूरज उग रहा है, तो फिर पेड़ की शाखाओं भीड़ रही है ना, पेड़ की शाखाएं लटक रही है, ओके, तो भीड़ रही है, तो उसकी आवाज प्रोड्यूस हो रही है। और साथ साथ जो छोटे मोटे जीव जंतु, जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी आवाजें आती है, आपको ध्यान हो तो, वो क्रिएट हो रही है, ठीक है, समझ गए आप। अकम्पनिंग यानी होता है साथ साथ। नेक्स्ट स्टैंजा चलते हैं। For sultries of summer, enorming the air, they never yet did satisfy remotest when most fair. अब सुनो, सॉल्ट्रीज किसे कहते हैं जी, सॉल्ट्रीज होता है जैसे रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं ना, भजन टाइप। अभी कनेक्ट रहिएगा, आपको बताता हूं मैं। देखो, फॉर सॉल्ट्रीज ऑफ समर, अब समर के भजन, समर जो गर्मी के भजन कौन से होते हैं जी, गर्मी के सॉन्ग्स कौन से होते हैं जी, आप सॉल्ट्रीज का वर्ड मीनिंग लिखिए रिलीजियस सॉन्ग्स, एक तरीके से इन हिंदी भजन। तो कह रहे हैं कि सॉल्ट्रीज ऑफ समर, भाई ये तो गर्मी के भजन है, गर्मी के रिलीजियस सॉन्ग्स हैं। एनॉर्म, अब एक सेकेंड, गर्मी के भजन या गर्मी के सॉन्ग्स कौन से हुए जी, कौन से हुए, चलो ये जो स्मॉल इंसेक्ट्स, अब सुनना, मैं आपको लिख रहा हूं, स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है, बीज,
जो भी बग्स, जो भी मतलब ये जितने भी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, विंड की हवा, सॉरी विंड की आवाज, विंड का साउंड, विंड साउंड, ओके, और ट्रीज का एक दूसरे से भिड़ना, उनकी शाखाओं का, ट्रीज की लीव्स का, तो ये, और देखो बर्ड्स की चिरपिंग का, ओके। सुनो, तो समर के भजन कौन से हुए? सॉल्ट्रीज यानी होता है रिलीजियस सॉन्ग। तो भाई जो समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे क्या है, खूब सारे रिलीजियस सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं, रिलीजियस सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं। अब वो रिलीजियस सॉन्ग, अब गर्मी के सॉन्ग्स कौन से हैं? अब गर्मी में देखो छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, पेड़ पत्तों की आवाजें होती हैं, वो एक दूसरे से भिड़ते हैं ना, तो आवाज प्रोड्यूस होती है। तो और जैसे छोटी छोटी बीज, छोटे छोटे कीट कीटाणु, जो भी चीजें, और विंड साउंड, हवा का जो साउंड होता है वो सुनाई देता है, बर्ड्स चिरपिंग, तो चिड़िया चहचहाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या है, समर के गाने हैं, गीत हैं, भजन है, साल्ट्रीज, इसमें पी साइलेंट है, रिलीजियस सॉन्ग्स। तो समर के जो सॉन्ग्स सुनाई दे रहे हैं, समर के सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं, और मैंने बता दिया कौन से सॉन्ग्स हैं, ठीक है। इनॉर्मिंग द ईयर, और ये हमारे कानों को बहुत ज्यादा मोहित कर रहे हैं, इनॉर्मिंग, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन लव विद, हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। सीधी सी बात समझो, ये जो समर के जो साल्ट्रीज हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स जब बज रहे हैं, हमारे को सुनाई दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई, ये हमारे ईयर को इनॉर्मिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये हमारे को मोहित कर रहे हैं, हमारे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बार बार इन्हें सुनना चाहते हैं, समझ गए। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, अरे भाई ये भाई मनुष्य को तो ये सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते हैं, मनुष्य इनको सुन के, ह्यूमन बीइंग इन सॉन्ग्स को सुन के संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अब आप कह रहे हो कैसे नहीं हो सकता संतुष्ट? संतुष्ट इसलिए नहीं हो सकता जी, क्योंकि मनुष्य जो एक ह्यूमन बीइंग है, वो इन सारी चीजों को बार बार सारे टाइम सुनते रहना चाहता है। वो ये नहीं कि बस एक बार सुना दिया तो चलो संतुष्ट हो जाता हूं मैं, ये सारे टाइम इनको सुनते रहना चाहता है, ठीक है। रिमोटेस्ट वो आ रहा है, ये साउंड, ये जो सॉन्ग्स है ना, ये जो सॉन्ग्स की आवाज है, दूर से आ रही है, और बहुत ही ज्यादा मोस्ट और ये हमारे को बहुत अच्छा सुकून प्रदान कर रही है। क्या कर रही है? सुकून प्रदान कर रही है। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, और ये मनुष्य को, ये ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि यार ह्यूमन बीइंग, ये जो सॉल्ट्रीज ऑफ समर है ना, ये जो रिलीजियस सॉन्ग्स है, इस नेचर की ब्यूटी है, इन नेचर के सॉन्ग्स है, इनको कंटिन्यूअसली सुनना चाहता है। इसलिए वो ये नहीं कि एक बार सुन के सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया, नहीं, वो इनको कंटिन्यू सुनना चाहता है, इसलिए ये इनको सेटिस्फाई नहीं करते, ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई नहीं करता है ये। वो तो बस चाहता है कि मैं सारे टाइम ये सॉल्ट्रीज ऑफ समर के जो गाने हैं, भजन है, गीत है, ये जो और मैंने बता दिया ना कौन कौन सी चीजें हैं, ये इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे, और सारी चीजें, तो इनको सुनते रहना चाहता है मनुष्य, ठीक है। बहुत देखो, मैं अगर हिंदी ही बताता आपको तो बहुत इजी वे में हिंदी, अब तक तो पोएम का मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका होता पूरा हिंदी में, लेकिन मुझे आपको समझानी है चीज की क्या है, क्योंकि आपके जैसे स्टैंजा दे दिया जाता है, फिर 3 क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंगली टू अवर बोर्ड हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज आप धैर्य बना के रखिए और पेशेंस रखा कीजिए और अटेंटिवली समझा कीजिए चीजों को। अब देखो, द सन शोर वॉल एट इंटरवेल्स। अब देखो, जो सन है ना, सूरज है, वो इंटरवेल्स के रूप में आ रहा है, मतलब गैप गैप से आ रहा है, सुनना। देन हाफ, पहले थोड़ा आता है, देन अटर हिट, फिर थोड़ा आता है, फिर छिप जाता है, और फिर पूरे तरीके से छिप जाता है। इस तरीके से सूरज आ रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई सूरज उगा, सूरज आ रहा है, सूरज, ठीक है, इंटरवेल्स में आ रहा है, इंटरवेल्स यानी गैप में आ रहा है, गैप्स में आ रहा है, ठीक है। तो सूरज आ रहा है, फिर छिप जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर पूरा छिप जा रहा है। ऐसा कब हो सकता है? जब आसमान में खूब सारे बादल हो, तो बादलों के पीछे सूरज छिप जाता है। तो अब एक सीनरी बनाओ कि आकाश में, आसमान में खूब सारे बादल हैं, और बादल कभी तो सूरज को छिपा रहे हैं, और कभी सूरज सामने आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी छिप रहा है, कभी पूरी तरीके से छिप रहा है। तो एक दोनों एक तरीके से छुपन छुपाई खेल रहे हैं, बादल और सूरज, समझ गए।
एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो सूरज है ना, ये तो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, अपने इच्छा अनुसार आ रहा है, अपने इच्छा अनुसार जा रहा है। ओके, एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड, और सन के स्टेट्स यानी होते जी प्रॉपर्टी, वेल्थ, और सन के पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, काय की, क्लाउड्स की। तो क्लाउड्स की खूब सारी प्रॉपर्टी किसके पास है, सन के पास है। अब समझ आ गया, हिंदी अर्थ आ गया समझ में। जो सन है वो इंटरवल्स में आ रहा है, गैप गैप से आ रहा है। क्यों आ रहा है गैप गैप से? क्योंकि बहुत सारे बादल हैं आसमान में, तो कभी बादल आते हैं तो सूरज छिप जाता है, और जैसे कभी बादल हटते हैं तो सूरज उग जाता है, और कभी अटर हीट, कभी अटर यानी होता है पूर्ण रूप से, कभी सूरज पूर्ण रूप से छिप जाता है, सीधी सी बात। और ऐसा लगता है कि ये सूरज अपनी इच्छा अनुसार चल रहा है, जब मन करे जब छिप जाऊं, जब मन करे जब आ जाऊं। ओके, और सूरज के पास, सन के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, सन के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, किसकी, क्लाउड्स की। सन के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है क्लाउड्स की। ओके, आ गया समझ में। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, सफिशियंट टू इनफोल्ड हिम। अब हिम क्या है यहाँ पे जी, हिम है यहाँ पे सन। अब देखो क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स के रूप में कहा जा रहा है, देखो क्लाउड्स है ना जो, वो सफिशियंट है, इनफ है, पर्याप्त है उसको ढकने में। सफिशियंट टू इनफोल्ड हिम, हिम कौन है, सन, ठीक है। इनफोल्ड यानी होता है ढक लेना, रैप मतलब लपेटना। सीधी सी बात समझ लो कि जो क्लाउड्स होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, इनफ होते हैं कि वो किसको ढक सकते हैं, सूरज को कंप्लीटली ढक सकते हैं। एंड इटर्नली, इटर्नली मतलब देखो, वैसे तो देखो शाश्वत होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है फॉरएवर। ओके, यहाँ पे मीनिंग है फॉरएवर, और उसको पूर्ण रूप से ढके रख सकते हैं। क्लाउड्स हैं जो, वो इनफ है सूरज को इनफोल्ड करने में, ढक लेने में। और वो कब तक ढक सकते हैं उसको, फॉरएवर, हमेशा के तक के लिए ढक सकते हैं, इतनी उनमें स्ट्रेंथ है। ओके, लेकिन क्या है, लेकिन एक सूरज की जिद है। देखो, एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज, हिज कौन है यहाँ पे, वही सन, सूरज। विम यानी होता है देखो जिद, सनक। एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज, लेकिन भाई एक सूरज है ना जी, उसकी एक जिद है, उसकी जिद है कि मैं तो आऊंगा। और क्यों आऊंगा, टू लेट द ऑर्चर्ड ग्रोज, ऑर्चर्ड यानी होते हैं गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों के बगीचों को बढ़ाने के लिए, फलों के जो बगीचे होते हैं जी, उनको ग्रो करने के लिए। अब देखो, सूरज की रोशनी के बिना जो प्लांट्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मतलब खूब सारी जो चीजें हैं जी, जो जीवित चीजें हैं, उनकी ग्रोथ सूरज से ही है, सूरज से ही है। ह्यूमन बींग्स के लिए भी जो सूरज है वो बहुत जरूरी है। हर एक अलाइव जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए सन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं, देखो बादलों में तो सफिशिएंट स्ट्रेंथ है कि वो जो सूरज को ढक सकता है कंप्लीटली, काफी लंबे समय तक। लेकिन सूरज की एक जिद है कि भाई मैं उगूंगा, मैं आऊंगा। टू लेट द ऑर्चर्ड ग्रोज, मैं जो फूलों के जो गार्डन है, फलों के जो गार्डन हैं, उनको ग्रो करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, मतलब जो चीजें सन, यहाँ पे मीनिंग यही है कि जो चीजें सन पे डिपेंड है ना, उनको ग्रोथ करने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए सन आता ही है, सूरज आता ही है। ओके, कंप्लीट, अच्छे से समझ आ गया जी आपको। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब पोइटस देख रही है, तो ये पोइटस देख रही है बहुत अच्छा व्यू, मतलब आप अज्यूम कर लो कि पोइटस आपकी वो किसी गार्डन में देख रही है, किसी गार्डन में हो सकती है, या फिर कहीं पे बैठ के किसी गार्डन को देख रही है। तो पहले ट्रीज की बात करी, ओके, फिर सन की बात कर रही, फिर समर के जो गाने हैं, जो खूब सारे जो साल्ट्रीज हैं, जो मतलब जो भी गाने जो भी आवाजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको समर के सॉन्ग्स का नाम दे दिया, ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग्स हैं। और फिर वो देख रही है कि बादल हैं, खूब सारे बादलों, सॉरी आसमान में खूब सारे बादल हैं, और सन बीच बीच में आ रहा है, कभी जा रहा है, उसका वर्णन कर दिया। फिर सूरज की महत्व है, सूरज का महत्व बताया कि सन कितना इंपॉर्टेंस है, समझ गए। तो हम देखो कितना कनेक्टिविटी के साथ पढ़ रहे हैं। ओके, चलो
A bird sat careless on the fence। अब देखो कि देखो फेंस यानी क्या होता है, जो अपने बाउंड्री होती है ना, उसकी जो दीवार होती है ना, उसको कहते हैं फेंस। मतलब चार दीवारी की वो जो दीवार होती है ना, उस पे एक पक्षी बैठा हुआ है, केयरलेस। उसको किसी चीज का भय नहीं है, एकदम लापरवाह तरीके से एक पक्षी बैठा हुआ है मस्त अपना चार दीवारी पर। मतलब कोई भी बाउंड्री हो गई, फेंस मतलब चार दीवारी, आउट वॉल। ओके, एक चार दीवारी है किसी भी जगह की, उस पे उस दीवार पे एक पक्षी बैठा हुआ है मस्त अपना, एकदम मस्त बैठा हुआ, केयरलेस लापरवाह तरीके से। मतलब विदाउट थिंकिंग, बिना किसी कुछ भी नहीं सोच रहा, वो मस्त अपना इजी वे में अपना एक दीवार पे बैठा हुआ है। दूसरा पक्षी क्या कर रहा है अभी, वन गॉसिप्ड इन द लेन। अब एक पक्षी, दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, एक लेन है, गली है, उसमें कहीं बैठकर गॉसिप कर रहा है, बात कर रहा है। अब बर्ड्स की गॉसिप यानी क्या हुआ, बर्ड्स क्या बात करते हैं, बर्ड्स चिरपिंग करते हैं, चहचहाते हैं। ओके, तो एक दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, किसी लेन में, किसी गली में, वहां दूसरी साइड बैठा हुआ है और गॉसिप्ड, चहचहा रहा है। यहाँ गॉसिप्ड का मतलब तो क्या होता है, बात करना, लेकिन यहाँ पे चिड़िया बात थोड़ी ना, चिड़िया चहचहाती है। तो एक गली में एक चिड़िया चहचहा रही है। अब देखो, ऑन सिल्वर मैट्रेस चार्म्ड ए स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड ए स्टोन। देखो, एक सिल्वर मैट्रेस, अब सुनना, एक स्नेक है, एक सांप है, वो ऐसे रेंगता रेंगता एक स्टोन के बगल में से जा रहा है, एक पत्थर के बगल में से जा रहा है। तो उसके ऊपर जब सूरज की जो तेज किरणें हैं ना, वो पड़ती है, तो उसकी बॉडी इस प्रकार की होती है कि वो चमकती है। ओके, तो वो किस प्रकार की लग रही है कि वो भाई सिल्वर मैट्रेस, भाई ऐसे लग रही है कि चांदी का सा कुछ चमक रहा है किसके ऊपर, और चार्म्ड यानी अट्रैक्ट। ओके, भाई इस तरीके से लग रहा है कि वो जो स्नेक है वो स्टोन के पास से राउंड राउंड, वाइंडिंग राउंड, गोल गोल घूमते हुए जा रहा है। अब देखो, दोनों लाइन का मीनिंग समझ लो, बता दिया ना आपको। अब सुनो, ऑन सिल्वर मैट्रेस चार्म्ड स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड स्टोन। अब जो सांप है वो रेंगता रेंगता उस स्टोन के, उस चट्टान के पास से, उस पत्थर के पास से रेंगता रेंगता गोल गोल घूमता हुआ, घुमावदार तरीके से जा रहा है ना। तो उसकी बॉडी पे जब वो सूरज की रोशनी पड़ रही है ना जी, तो वो इतनी तेज है कि उसकी स्किन भी कुछ इस प्रकार की होती है सांप की, तो वो उस पे जब पड़ रही है तो एकदम ऐसे ब्राइट सिल्वरी कलर का एक मतलब सिल्वर चांदी के कलर की सी लग रहा है। भाई ये तो कुछ सिल्वर कलर की जगह, मतलब सिल्वर कलर का सा कुछ अज्यूम हो रहा है, दिख रहा है। इतनी उसकी स्किन ऐसी होती है और सूरज की रोशनी इस तरीके की होती है कि भाई ऐसा लगता है कि कुछ सिल्वर मैट्रेस है, मैट्रेस यानी कुछ भी जगह। ओके, तो भाई कुछ सिल्वर टाइप का कुछ ऐसे जा रहा है, समझ गए। वो इतने प्रकाश है और उसकी बॉडी भी इस प्रकार की होती है कि भाई राउंड राउंड करते हुए जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कोई सिल्वर कलर की कुछ चीज है, वो इस तरीके से जा रही है। क्लियर? ओके, अब सुनो, ब्राइट फ्लावर स्लिट ए कैलेक्स। अब देखो, स्लिट यानी होता है चीरा या फाड़ा, ठीक है। कैलेक्स क्या होता है, देखो देखो, अब मेरी बात अज्यूम करना, जैसे कोई भी फूल होता है, फूल जब आपने देखा होगा, तो वो फूल जब उगने से पहले उसके हरे हरे कलर की बाउंड्रीज सी बनी हुई होती है ना, कुछ छोटी छोटी पंखुड़ियां टाइप सी, वो उसको बंद रखती है। फिर फूल जैसे ही उग जाता है ना, उसके बाद वो जो बाउंड्री, वो जो उसको बंद कर रखा था ना, जो ग्रीन ग्रीन कलर की पंखुड़ियों ने, फिर वो बाहर निकल जाती है इस तरीके से थोड़ी थोड़ी, और फूल पूरा ग्रो हो जाता है। तो वो जो बाहर निकली हुई वो जो पत्ती होती है ना, उसको कहते हैं कैलेक्स, ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ ए बर्ड, ठीक है। उस आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। समझ में आ गया आपको? नहीं आया तो प्लीज एक बार आप किसी भी फ्लावर को देख लेना, उसको वो उगा हुआ होगा ना, तो उसके साइड में निकली भी होंगी कुछ चीजें। अब वो जब वो उगा नहीं था ना, तो वो पैक्ड था, उस चीज उस इन चीजों ने उसको पैक कर रखा था। बाद में वो खिल गया ना, तो फिर उसके वो जो वो आउटर पार्ट होता है ना, जिसमें पैक था, वो उसको कहते हैं कैलेक्स, ठीक है। तो देखो, ब्राइट फ्लावर्स, चमकीले जो फूल है ना, वो क्या कर रहे, वो एकदम से उस कैलेक्स को फाड़ते हुए निकले, समझ गए। मतलब
फूल ब्लूम हो रहा है, खिल रहा है। समझ में आ गया? तो जैसे ही एक चमकीला फूल खिला और उसने स्लिट चीर दिया, फाड़ दिया किसको? वो जो कैलेक्स होता है ना, जो साइड, उसको जो बाउंड्री से बंद कर रखा था, जिस जो फ्लावर अंदर था, ओके, उसको चीर दिया और उसको चीरते हुए बाहर निकला, फूल ब्लूम हो गया, खिल गया है। एंड सोड अपॉन स्टेम, और सोड यानी देखो होता है ऊंचे उठे या फिर सिर निकालना, तो मतलब अपना एक तरीके से ऊंचा, जो फ्लावर है वो ऊंचा उठ गया है, किससे? स्टेम से, तने से। जो भी फ्लावर है ब्लूम हुआ, तो ब्लूम होते थोड़ी सी ग्रोथ हुई, अब वो जो स्टेम है ना, वो जो तना, उससे ऊपर उठ गया है। ठीक है? अब देखो जिस तरीके, लाइक हिंड्रेड फ्लैग्स, हिंड्रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? बंद झंडे। जिस तरीके से बंद झंडे होते हैं ना, और फिर उनको काफी लंबे समय बाद स्वीट होस्ट, मतलब उनको स्वीटली, बहुत प्रेम से लहराया जाता है ना, जैसे बाद में, तो उसी तरीके से ये जो फूल थे ना, इतने टाइम से बंद झंडों की तरह थे, बंद झंडों की तरह थे। तो ये फूल भी इस कैलेक्स में बंद था ना, वो बाउंड्री में। ठीक है? जैसे ही फूल उगा और ये जो कैलेक्स है नीचे आ गया, ठीक है, और फूल बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा चमकीला बना, और ठीक है, उसी तरीके से जो हिंड्रेड फ्लैग्स होते हैं, मतलब बंद झंडे, जैसे किसी बंद झंडे को बहुत स्वीटली होस्टेड, मतलब यानी फहराया, लहराया। ठीक है? तो एक जिस तरीके से किसी बंद झंडे को काफी लंबे समय बाद फहराया जाता है ना, उसी तरीके से ये जो फूल है वो काफी लंबे समय तक उस कैलेक्स में रहा और फिर बहुत अच्छे से ब्लूम हो गया, और वो कैलेक्स है वो नीचे साइड में आ गए। क्लियर? ओके। विद स्पाइसेस, और उसकी जो गंध है वो स्पाइसेस की तरह लग रही है। स्पाइसेस यानी मसाले, मसालों की गंध आती है ना, तो उसी तरीके से जो फूल है उसकी भी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छे से फैली हुई है इन द हेम। जो कपड़े के बाहर हेम होता है, वैसे कपड़े का जो बाहरी किनारा होता है ना, उसको कहते हैं हेम। तो एक तरीके से ये जो फूल के जो फूल होस्ट हो गया, मतलब फूल जो ब्लूम होने के बाद इतनी अच्छी उस एरिया में क्या आ रही है? फ्रेग्रेंस आ रही। जिस तरीके से स्पाइसेस, जो मसालों की गंध होती है ना, मसालों की भी गंध होती है अच्छी, तो उसी तरीके से उस एरिया में क्या हो रहा है? स्पाइसेस, मतलब जो फूल की भी फ्रेग्रेंस हो रही है, सीधी सी बात। ओके? अब देखो डैश लगा रखा है, फिर टी वाज, इसका मीन्स है इट वाज। ओके? इट वाज ऐसे ही लिखा जाता था जी पहले अपने, इट वाज। ठीक है? इट वाज मोर आई कैन नॉट मेंशन। अरे यार, पोइटेस कह रही है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, मैं क्या क्या मेंशन करूं समर डे के बारे में। भाई इतनी सारी चीजें तो मैंने मेंशन कर दी, लेकिन भाई और भी बहुत सारी। इट वाज मोर, यार बहुत सारी चीजें थी। आई कैन नॉट मेंशन, भाई मैं इतनी सारी चीजों को तो मेंशन भी मैं अपनी पोइट्री में भी नहीं लिख सकती हूँ, इतनी सारी चीजें हैं यार। हाउ मीन टू दोज दैट सी, अरे वो कितने तुच्छ लोग हैं जो देखते हैं दैट सी। क्या देखते हैं? वेंडेक्स डेलिनिएशन। वेंडेक कौन है? एक फेमस चित्रकार, एक फेमस पेंटर। ठीक है? एक पुराने टाइम में एक फेमस पेंटर था जिसका नाम था वेंडेक। इसका मतलब ये ऐसा था कि इसकी जो पिक्चर्स होती थी ना, वो काफी ज्यादा रियल लगती थी लोगों को, कि भाई बहुत ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर्स बनाता है वेंडेक पेंटर, है ना, जो बहुत शानदार रियलिस्टिक पिक्चर्स बनाते हैं। तो पोइटस और डेलिनिएशन यानी होता है वर्णन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है? ऑफ नेचर समर डे। अब एक बार मैं हिंदी अर्थ बताता हूं कि भाई वैन डाइक जो पेंटर है उसका जो वर्णन है ना, वो अपने किसी पोर्ट्रेट पर किसी समर डे का चित्र बना दे, नेचर, प्रकृति के जो समर डे, ग्रीष्म दिन का एक चित्र बना दे, पोर्ट्रेट बना दे, तो उसके बाद तो उसका जो वर्णन देगा ना उसमें, कि वो जो भी चित्र बना रहा है यार, उसमें जो भी उसने वर्णन दिया हो,
तो जिस प्रकार का भी चित्र वैन डाइक ने बनाया है नेचर के समर डे पर, ओके, तो वो जो वर्णन उसने दिया होगा उस पोर्ट्रेट में, उस चित्र में, तो वो इतना जीवंत, इतना रियल हो ही नहीं सकता, इतना रियल हो ही नहीं सकता। और जो लोग मानते हैं कि भाई वैन डाइक का उसने पेंटिंग करके एक समर डे का एक चित्र बना दिया है तो वो रियल हो सकता है, तो वो हाउ मीन, वो कितने तुच्छ हैं टू दोज, वो व्यक्ति जो देखते हैं कि वैन डाइक का जो समर डे का डिस्क्रिप्शन है ना, उसने पेंटिंग बना दी है समर डे की, वो इतना वर्णन कर ही नहीं सकता समर डे का, इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, समझ गए? मतलब फिर से देखो पोइटस भी इतनी चीजों का वर्णन करते करते कहने लगे इट वॉज मोर, यार बहुत सारी चीजें थी, आई कैन नॉट मेंशन, मैं उन सब चीजों को मेंशन ही नहीं कर पा रही हूँ यार, इतनी सारी चीजें हैं। अब यार वो जो लोग हैं ना जो मानते हैं कि भाई वैन डाइक जो एक पेंटर था, उसने अगर मानो कोई पोर्ट्रेट पे समर डे का, हम समर डे पे ही तो सारी पोएम पढ़ रहे हैं, है ना, तो मानो उसने पेंटिंग अपने पोर्ट्रेट पे समर डे के बारे में बहुत अच्छे से चित्रित कर दिया, और लोग मानते हैं कि भाई हाँ ये तो बहुत ज्यादा रियल है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बनाया, सारी चीजें दिख रही है हमें, तो वो लोग तुच्छ हैं, उनको पता नहीं है कि समर डे में कितनी और सारी चीजें होती हैं। वैन डाइक्स डेलिनिएशन, वैन डाइक जो व्यक्ति है, पेंटर है, उसका जो वर्णन है ना अपने चित्र पर, अब वो वर्णन क्या करेगा, वर्णन अपने पेंटिंग से ही तो वर्णन करेगा ना, अब पोइटस अपनी पोएम से ही तो लिख के अपने को वर्णन कर रही है, तो पेंटर अपनी पेंटिंग से करेगा, सीधी सी बात है। तो उसका वो नेचर्स डे पे जो भी पेंट करेगा ना, जो भी बनाएगा ना, वो इतना रियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो समर है, जो नेचर का जो समर डे है, वो बहुत ज्यादा, क्या क्या चीजें लिख दो, इतनी खूब सारी चीजें लिख दो, तब भी अंत नहीं है, तो भी अंत नहीं है। तो कहने का मतलब एक पोर्ट्रेट में, एक पेंटिंग में आ ही नहीं सकती यार ये चीजें। यार मैं तो पोएम लिख रही हूँ, पोएम तो कितनी लंबी भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन उसमें भी यार मैं क्या क्या मेंशन करूँ, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप क्या सोचते हो पेंटिंग में हो जाएगी? समझ गए? ये वाली चीज आपकी पोइटेस की ये वाली टोन है, ये ऐसे कहना चाह रही है आपकी पोइटेस। तो ये थी हमारी बहुत ही शानदार पोएम ट्रीज, रिटन बाय एमिली डिकिंसन। ठीक है, प्लीज कनेक्ट रहिए, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़िए। मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा यार। मैंने ज्यादा जोर, वरना हम चाहते थे मैं आपको इसको लास्ट 15 मिनट में इसको हिंदी अर्थ करके जा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि आपके जो स्टैंजा भी आता है, फिर आपको क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, ठीक है, 6 मार्क्स का वो होता है, तो मुझे पता है कि थोड़ा सा डिटेल में बताना आपको ये चीज जरूरी है, जिससे आप लिखने का मैटर हो, समझ रहे हो, लिखने का मैटर हो आपके पास, वरना आप हिंदी अर्थ से क्या क्या ही लिख दोगे। ठीक है, तो यही मोटिव रहता है मेरा कि आपको हर तरीके से अच्छे से समझा सकूं। अब देखो मैंने एक एक स्टैंजा को कितने जोर से, कितने उसमें काफी रिफरेंस दे, काफी बार बार बोला है, काफी चीजें समझाई है अच्छे से, ताकि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। कई बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं, कई बच्चे थोड़ा सा मीडियम होते हैं तो वो थोड़ा लेट समझते हैं। अब कई बच्चों को नहीं समझ आता, तो उसी तरीके से पढ़ा कि तीनों बच्चे आराम से समझ सकें भाई, समझ रहे हो? तो ये वाली चीजें हैं, बहुत अच्छे से हमने कर लिए आपकी जो पोइट्री है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे भी बात कर लेंगे हम। ओके, अटेंटिवली सारे लेक्चर्स आप लीजिए, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है जी। ओके, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और बाकी आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको आस्क करना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको डिस्कशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, बने रहिए मेरे साथ, प्यार बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए, अटेंटिवली अपनी पढ़ाई दिल से अच्छे से पूरे एफर्ट लगा के अपनी पढ़ाई कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।